हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चर्चा। तो आज चर्चा का विषय है क्लास 9 का अध्याय 3 का निर्धनता एक चुनौती का दूसरा भाग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2, जिसमें आज हम जानेंगे कि निर्धनता जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, निर्धनता क्या है, निर्धनता के विषय में हमने परिचय देखा था, किसे निर्धन समझेंगे। तो आज उसके कुछ अन्य सूचकों के विषय में जानेंगे। सूचक क्या है जो बताता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है, निर्धनता का आकलन कैसे करेंगे, निर्धनता रेखा क्या है वो जानेंगे। तो इसी में कुछ और जो निर्धनता के अनेक पहलुओं, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो किसे निर्धन समझते हैं। हमने इससे पहले देख लिया था कि निर्धनता के कारण क्या क्या है। जैसे आपने देखा था भुखमरी देखा था, परिवार का आकार देखा था, और भी बहुत सारे हम लोग 6-7 कारण देखे थे। तो आज उससे बढ़ के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निर्धनता का आकलन करने में क्या क्या अन्य पहलू हैं, किससे निर्धन समझा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया ये गया है कि निर्धनता के अनेक पहलू, यानी निर्धनता के अनेक सूचक कि ये दर्शाएंगे कि कौन व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, निर्धन यानी कि गरीब। तो वो लोग जिनका आय और उपभोग स्तर से तुलना किया जाता है, आय और उपभोग स्तर के आधार पर निकाला जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है या गरीबी से ऊपर है ना। तो यहाँ पर आप ये जानेंगे। यहाँ पर और बताया गया निरक्षरता स्तर। जो निर्धन होते हैं उनमें ज्यादातर में आप देखेंगे उनका निर्धनता का जो निरक्षरता का स्तर रहता है वो कम ही होता है। निरक्षर वहां पर ज्यादातर लोग निरक्षर ही मिलेंगे आपको। तो निर्धनता का एक कारण और परिणाम भी है, कारण और परिणाम दोनों है निरक्षरता। निरक्षरता कहने का अर्थ है जिसके अक्षर ज्ञान नहीं हो, है ना। जिसे अक्षर ज्ञान नहीं होगा वो निरक्षर कहलाएगा। तो निर्धनता के कारण यानी गरीबी के कारण जो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, है ना। तो ये कारण भी है और परिणाम भी है। यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, कुपोषण के कारण प्रतिरोधी क्षमता की कमी। निर्धन लोगों में आप देखेंगे वो अपने बच्चों को उचित भोजन नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण उनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषित यानी कि उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। पोषण कहने का अर्थात उनको जो शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक हमें एनर्जी के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे जो चीज होते हैं ये उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो कहा जाएगा वो कुपोषित है। तो गरीबी के कारण निर्धन लोग अपने आप पर या फिर अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर पाते हैं। खर्च नहीं कर पाने के कारण उनको उचित भोजन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो कुपोषित हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया, कुपोषण के कारण प्रतिरोधी क्षमता की कमी। हाँ, तो कुपोषण मैंने बता दिया। यहाँ पर है प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरोधी क्षमता की कमी अर्थात जब आपके शरीर में पोषक तत्व नहीं रहेंगे, जैसे प्रोटीन नहीं रहेगा तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को नहीं मिलेगा तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है। विटामिन आपके शरीर को नहीं मिलेंगे तो तरह तरह की बीमारी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर कभी प्रोटीन की दवा देते हैं, कोई विटामिन की दवा देती है। तो क्यों देते हैं? क्योंकि वो जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। तो पोषक तत्व अगर आप पूरी करते हैं तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो निर्धनता के कारण भी
क्या होता है, लोग कुपोषित होते हैं और उनके कारण प्रतिरोधी क्षमता की भी कमी होती है, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना। यहाँ पर और देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, निर्धन लोग के निर्धन होने के कारण उनको स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी रहती है, क्योंकि वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं, वो अपना बेहतर इलाज नहीं करा सकते हैं, वो फुल्ली डिपेंड रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल पर। अगर वहाँ पर पूरा सुविधा मिले तो बहुत ही अच्छा है, अगर वहाँ सुविधा नहीं मिले तो वो अपना इलाज कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवा पाते हैं, ना ही किसी बड़े हॉस्पिटल में जा पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें खर्च करना होता है, वो खर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला देखिए रोजगार अवसरों की कमी। रोजगार अवसरों की कमी कहने का अर्थ है उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार अर्थात काम नहीं मिल पाता है। जो निर्धन होते हैं अगर पढ़ लिख लिए, पढ़ पाए तो वो अगर सक्षम है तो नौकरी कर पाते हैं, एग्जाम पास कर पाते हैं तो नौकरी कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि निर्धनता के कारण जो बच्चे होते हैं पूरा अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाने के कारण वो पहले ही पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कई छोटे मोटे कार्यों में लग जाते हैं, और वो जिसके कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे कार्यों में लग जाते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका लाइफ वहीं तक सीमित रह जाता है और वो गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। तो ये भी एक कारण है और परिणाम भी, ये सब जितना होता है कि ये कारण और परिणाम दोनों समझ सकते हैं। निर्धनता एक कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देखिए रोजगार अवसरों की कमी में, और एक और चीज बता दूं, निर्धन लोग जो होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, ये तो मैंने बताया, मिलता है लेकिन बहुत कम ही लोग रोजगार पा पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, मैंने ये बताया। यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि निर्धन लोग जो होते हैं उनके पास आय नहीं होता, ज्यादा कमाई नहीं होता, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, तो कोई बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाते, वो छोटा मोटा दुकान या फिर छोटा मोटा काम ही शुरू कर पाते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो अपना रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जो स्वरोजगार होता है वो स्वरोजगार नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, तो स्वरोजगार भी नहीं है, और जो सरकारी नौकरी है या फिर बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी, वो भी एजुकेशन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में नहीं पा पाते हैं, तो जिसके कारण वो उन्हें रोजगार अवसरों की कमी होती है। एक और चीज बताया गया सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी। जो निर्धन लोग होते हैं उनका रहन सहन आप देखेंगे निम्न ही होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास सुरक्षित पेयजल की भी कमी रहती है। सुरक्षित पेयजल यानी साफ सुथरा पानी भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, और स्वच्छता तक पहुंच, उनके इलाकों में आप देखेंगे अगर बगल आपको गंदगी की भी नजर आ जाएगा, वहाँ साफ सफाई ज्यादा नजर नहीं आएगा, तो ये भी एक कारण है। और परिणाम इसके कारण ये बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, वहाँ के लोग भी बीमार पड़ते हैं, तो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की भी कमी होती है उनके पास। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। सामाजिक अपवर्जन क्या है? देखिए, सामाजिक अपवर्जन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो निर्धन लोग रहते हैं वो ज्यादातर लोग समाज से अपवर्जित रहते हैं और वे उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसे अन्य सामान्य लोग उपभोग करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जाति व्यवस्था में आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं समाज से अपवर्जित रहते हैं। अपवर्जित मतलब उन्हें साइड रखा जाता है या हाशिए पर रखा जाता है कि उन्हें जो मुख्य सामान्य लोग हैं उनसे हटकर रखा जाता है। वो जैसे कि बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले एक जगह रहते हैं और जो झुग्गी झोपड़ी वालों को साइड कर दिया जाता है, उन्हें लोग गंदी नजरों से भी देखते हैं। इसी प्रकार निर्धनों के साथ भी होता है, उन्हें गरीब समझा जाता है, लोग उनसे मिलना जुलना नहीं पसंद करते, सामान्य लोग उनसे दूर ही रहते हैं ज्यादातर, देखेंगे आप। तो ये क्या, समाज से उनको अपवर्जित कर देना कहलाता है। तो सामाजिक अपवर्जन कहने का अर्थ है कि वो जो सुख सुविधाएं हैं जो सामान्य लोग उपभोग करते हैं वो उनको
ना मिले, वो वे उनसे अपवर्जित रहते हैं। तो इसे ही सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। सामाजिक अपवर्जन के कारण भी सामान्य लोग निर्धनों की मदद नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग, जिसके कारण भी लोग जो निर्धन लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था असहायता। असहायता भी क्या है, कि लोग उनकी मदद नहीं करते हैं, मदद नहीं करने के कारण निर्धन लोग निर्धन ही बने रह जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे असुरक्षा। असुरक्षा कहने का क्या अर्थ है? असुरक्षा कहने का अर्थ ये है कि कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन बने रहने की संभावना। इसका क्या अर्थ है कि जो निर्धन लोग रहते हैं वो आज भी गरीब है, कल भी गरीब है, परसों भी गरीब, उनकी संभावना जो रहती है गरीबी की वो बनी रहती है। उनके पास आज भी भोजन की कमी है, कल भी भोजन की कमी होगी, परसों भी होगी, ये स्थिति बनी रहती है। तो ये है असुरक्षा। जैसे कि मान लीजिए कभी कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो कभी कभी देखते होंगे पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो सरकार के लोग होते हैं उन लोगों को उठा के सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और वहां पर रहते हैं। वहां पर भी उन्हें कुछ खाने पीने की कमी होती है, तो कुछ समय के लिए तो वो क्या होते हैं, वो गरीब बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। उनका खुद का घर भूकंप के कारण गिर गया या बाढ़ के कारण उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया, उनका सामान बह गया, तो कुछ समय के लिए तो गरीब बन जाते हैं। लेकिन वो दोबारा से जब अपने बाढ़ के चले जाने के बाद अपने घर आते हैं तो वो अपना जीवन में सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनका जीवन क्या कुछ समय के लिए खराब हुआ, तो ये लोग असुरक्षित नहीं होंगे। असुरक्षित कौन है? जो लंबे समय तक निर्धन बने रहने की संभावना रहती है, उन्हें असुरक्षित कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ समय के लिए जो निर्धन बन जाएंगे उन्हें असुरक्षित नहीं समझा जाएगा। जो लंबे समय तक बने रहते हैं, भावी वर्षों में, क्या बताया गया, भावी वर्षों में यानी आने वाले कुछ वर्षों तक गरीब रहने की संभावना है, वो असुरक्षित है। ठीक है। अब देखिए निर्धनता रेखा। अब हमने यहाँ पर देखा कि निर्धनता के अन्य पहलू क्या है। ठीक है। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि किस व्यक्ति को निर्धन समझा जाए। ठीक है। तो किस व्यक्ति को निर्धन समझा जाए, इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वो है निर्धनता रेखा का आकलन। निर्धनता रेखा पता कर लेंगे कि एक ये स्तर है, इस स्तर के नीचे वाले लोग निर्धन होंगे, इस स्तर के ऊपर वाले लोग निर्धनता रेखा के ऊपर होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा क्या स्तर है, वो कौन सा स्तर है जिससे ये पता चले कि कौन व्यक्ति निर्धन है और कौन निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो इसको पता करने के लिए जो रेखा माना गया है ये निर्धनता रेखा है। तो यहाँ क्या बताया गया है आपकी पुस्तक में, यहाँ बताया गया है किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरी करे। तो हमारी मूल आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान, और वो कितना चाहिए, हमें जितना चाहिए उससे अगर नीचे है ना, तो इसे हम कहेंगे निर्धनता रेखा के नीचे होना, और उसके ऊपर है ठीक है वो निर्धन नहीं है ना। तो वो रेखा जो माना न्यूनतम स्तर जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो न्यूनतम स्तर क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो काल और स्थान के आधार पर निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है। काल यानी कि समय और स्थान यानी कि हर देश का निर्धनता का जो आकलन होगा वो अलग अलग हो सकता है। और तरह तरह के संस्थाएं हैं जो निर्धनता का आकलन करते हैं। कुछ है जो जैसे कि विश्व बैंक अपने आधार पर करता है, भारत में जो निर्धनता का आकलन होता है वो अलग तरीके से होता है, और अन्य देश जो है वो भी अपने देश पर निर्धनता का आकलन करते हैं। जैसे कि हम भारत में देखते हैं, भारत में कार होना विलासिता की वस्तु समझी जाती है। विलासिता यानी आराम की वस्तु। भारत में कार जो होता है अमीर लोगों के पास या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास कार होता है। लेकिन अमेरिका में
वो लोग गरीब हैं या निर्धन हैं जिनके पास कार नहीं है। तो ये क्या मजाक नहीं लग रहा, जिसके पास कार नहीं है वो निर्धन है। तो ये अमेरिका की कहानी है। लेकिन भारत में कार होना विलासिता की वस्तु है। कितना अंतर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए भारत में निर्धनता कैसे आकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उपभोग स्तर पर सबसे पहले देखते हैं। उपभोग स्तर में यहाँ पर तो कैलोरी आवश्यकता है, इसके अलावा कोई उपभोग में सामानों का उपभोग भी देख सकते हैं। आप क्या क्या कपड़ा पहनते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, ये सब भी उपभोग स्तर में आएगा। तो उपभोग स्तर में हम अभी फिलहाल देखेंगे कैलोरी स्तर, मतलब खान पान के आधार पर। तो खान पान जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उससे जो एनर्जी मिलता है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। जो भी खाना खाते हैं, रोटी खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए या कुछ भी खाइए, जो भी हम दिन भर में खाते हैं सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। और एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। आप किसी भी रैपर में देख, जो पैकेट लाते हैं खाने का, उसमें देख लीजिए, चॉकलेट आप खाते होंगे, बिस्कुट खाते होंगे, उसमें देखिए CAL करके लिखा होता है। CAL इंग्लिश में आप देखेंगे लिखाता है CAL, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कैलोरी, ठीक है। तो यही है कैलोरी, ऊर्जा। ऊर्जा मापते हैं, ऊर्जा यानी कि हमें कितनी शक्ति मिलती है उसके खाने से, ठीक है। तो उसे हम कैलोरी में मापते हैं। तो भारत में जो है स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता कितनी, एक मानव शरीर जो है उसके लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है, ये निर्धनता के आकलन में भी मदद करता है। तो भारत में क्या है, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ये किसके आधार पर है, वर्ष 2000 के आधार पर है, जिसमें इसका मौद्रिक मूल्य अगर निकाला गया है 2400 कैलोरी यानी कि प्रति व्यक्ति के लिए 328 रुपया प्रति माह खर्चा होना चाहिए। और शहरी व्यक्तियों में इसका मौद्रिक मूल्य निकालेंगे 2100 कैलोरी के लिए, तो इसका मौद्रिक मूल्य 454 रुपया प्रति माह होना चाहिए, ठीक है। ये कब है, वर्ष 2000 के आधार पर। और ये जो कैलोरी है, कहने का मतलब ये है, आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी चाहिए। ऐसा क्यों, ग्रामीण क्षेत्रों वाले लोगों को ज्यादा कैलोरी क्यों चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों वाले लोग क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, वो खेती करते हैं, या फिर शहरी क्षेत्र वाले लोगों से वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों को कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी। जो 2400 कैलोरी मिल रहा है तो ठीक है, अगर उससे नीचे है यानी वो निर्धन है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में है, ये है 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में जिसे भोजन करने के उपरांत 2100 कैलोरी तक एनर्जी मिल रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम मिल रहा है यानी कि वो निर्धन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। अब हम देखेंगे आय के स्तर पर, ठीक है। अब ये हमने देखा था उपभोग के स्तर पर, अब हम देख रहे हैं आय के स्तर पर। तो ये भी वर्ष 2000 के आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2000 के आधार पर बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सदस्यों का परिवार, ठीक है, 5 सदस्यों का परिवार अगर 1640 रुपए प्रति माह कमा पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, निर्धनता रेखा के ऊपर है, या ये निर्धनता रेखा, ये न्यूनतम स्तर बताया गया 1640 रुपया न्यूनतम है। अगर इससे ऊपर है तब ठीक है, इससे नीचे है तो वो निर्धन है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में 5 सदस्यों के परिवार के लिए है 2270 रुपया प्रति माह, 2270 रुपया 2270। तो ये है शहरी क्षेत्रों में 5 सदस्यों के परिवार के लिए, ठीक है। ये है आय के स्तर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निर्धनता रेखा का आकलन जो होता है ये कैसे होता है। निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 साल में होता है, ठीक है, हर 5 साल में। कौन करता है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इसे NSSO कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल
सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके आधार पर हर साल हर 5 साल में निर्धनता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये है भारत में। और विश्व बैंक जो है निर्धनता का आकलन करता है और विश्व बैंक के आधार पर निर्धनता को ये बताया गया कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन $1 कमा पा रहा है, यानी वो निर्धनता रेखा के ऊपर है, $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उससे अगर नीचे है यानी कि वो निर्धन है, और अगर इससे ऊपर है तो हम आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से दोबारा देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो, और बुक पढ़ना ना भूलें। बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद दोबारा या तिबारा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए, उनका भी टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, धन्यवाद।